नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं PYQ। PYQ यानी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं PASA का ये पेपर है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2023 का मध्य प्रदेश सर्कल का है और सेट इसका कौन था? डी। ये डी सेट का है, ज़्यादा सेट से मतलब नहीं है। आइए इसके डिपार्टमेंटल प्लस जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको जल्दी सूचना मिल जाए। दूसरी चीज़ है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो उसमें कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं अच्छा लगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाई मेनी ग्रुप्स। अधिभार के प्रयोजन से अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को कितने समूहों में बांटा गया है। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पीओजी गाइड पार्ट सेकंड का है। पीओजी गाइड ये हम बताते जाएंगे कौन किसका है। ये पीओजी गाइड पार्ट सेकंड का है। तो आपको बता दें कि दो पोस्ट में बांटा गया है, दो ग्रुप में, है ना। एक हो गया आपका पार्सल और एक हो गया डाक पोस्ट। पार्सल है और एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पहला आंसर हो जाएगा इसका ए। किसी प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि पूरे प्रश्न को हमको देखना है। URL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ UPU का। तो UPU का दिया है यूनाइटेड पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड स्टेट पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सिटी पोस्टल यूनियन। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। प्रश्न क्रमांक 3 में है, क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ फिलेटली। वो भी आपका फॉरेन पोस्ट से ही था। किसका संबंध फिलेटली से संबंधित नहीं है? तो फिलेटली आप दो जगह पढ़े हुए हैं, कहाँ पे? इनलैंड पोस्ट पीओजी गाइड पार्ट 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों में पढ़े हैं। वो कहीं से भी उसका आप मान सकते हैं। तो जो विशेष आवरण होते हैं, पहले दिन का जो कवर हो गया, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हो गया, लघु चादरें हो गया। तो राष्ट्रीय बचत पत्र का जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ये फिलेटली से संबंध नहीं होता है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 4, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा PLI का विशेष सुविधा नहीं है? क्या नहीं रहता PLI में? इनकम टैक्स रिबेट, आयकर में छूट, लोन फैसिलिटी, नॉमिनेशन और लो बोनस। भाई लोन फैसिलिटी भी है, नॉमिनेशन भी है, इनकम टैक्स में 80C के तहत छूट भी है। आपका इसमें केवल एक चीज़ बचता है, लो बोनस। ये होता है हाई बोनस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हाई बोनस होता है। और जो लो होता है उसको हम लो प्रीमियम बोलते हैं, लो प्रीमियम एंड हाई बोनस। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5 में,
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई किस वर्ष से शुरू किया गया था या कब इसका इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? तो इसका जो पीएलआई स्टार्टिंग हुआ था वो 1884 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। 1894 से कोई मतलब है नहीं, ये सब ऐसे डेट आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। प्रश्न क्रमांक 6 में, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? किस केस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है? किसका रजिस्ट्रेशन? आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, डाक का रजिस्ट्रेशन कब कराना जरूरी नहीं होता है? इंश्योर्ड आर्टिकल में रजिस्ट्री जरूरी है, सबको पता है। वीपी आर्टिकल में भी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जाएगा। एनी आर्टिकल बियरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, यदि कोई भी रजिस्टर्ड है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या पंजीकृत शब्द वाला कोई भी लेख। चौथे चीज़ में दिया गया है एनी आर्टिकल विच वेट लेस देन 4 किलोग्राम, यानी जो 4 किलोग्राम से कम वजन का कोई चीज़ है, कोई डाक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 7, अ लेटर शुड नॉट वेट मोर देन हाउ मेनी किलोग्राम्स? एक पत्र का वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो पत्र का वजन पहले था वो बताया जाता था कि 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेटर का जो वेट था वो 2 किलोग्राम था, और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है कि लेटर का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 किलोग्राम पहले का था, जो बी ऑप्शन में दी, या इसके हिसाब से तो ऑप्शन बी ही होगा, पर अब 2 किलोग्राम की जगह पे क्या हो चुका है? 500 ग्राम। अब 2 किलोग्राम नहीं रहेगा। तो पुराना भी जानिए, नया भी जानिए, दोनों से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए पुराना ही ऑप्शन में दे दिया तो वही ना सही होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पत्र का वजन अब 2 किलोग्राम मैक्सिमम होता है। निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। पोस्ट बॉक्स सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। पोस्ट बॉक्स सुविधा सभी डाकघरों में नहीं होता है। पोस्ट बैग सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। पोस्ट बॉक्स के लिए आपको हेड ऑफिस जैसे कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस हैं वहीं पे मिलेगा। पोस्ट बॉक्स सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होता है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पोस्ट बॉक्स सुविधा निःशुल्क नहीं मिलता, उसका चार्ज देना पड़ता है। वो त्रैमासिक, 6 महीना, साल भर का है ना, इस तरह से उसका चार्ज रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये दोनों चीज़ें हमारी गलत है, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों कथन गलत हैं, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः लिफाफे के पते वाले भाग में किस स्थान पर टिकट लगाई जानी चाहिए? कुछ प्रश्न देखिए हिंदी में क्लियर होंगे आपके, कुछ प्रश्न इंग्लिश में क्लियर होंगे। जनरली स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड एट विच प्लेस ऑफ द एड्रेस साइड ऑन एन एनवेलप। कहाँ पे इसको रखते हैं? तो देखिए ये हमारा एनवेलप हो गया, फेस चीज़ है इसका, सामने का है। तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे हम स्टैम्प, यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये स्टैंपिंग के लिए होता है। स्टैम्प शुड बी एफिक्स यहाँ पे रखते हैं, और जो सेंडर का एड्रेस होता है वो यहाँ पे होता है। राइट हैंड टॉप कॉर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंपिंग का पूछा है। एड्रेस का पूछा होता तो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर हो जाता आपका यहाँ पे। सॉरी, लेफ्ट हैंड ये नीचे का टॉप नहीं होता है, बॉटम कॉर्नर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है कि डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सब जानते हैं पोस्ट ऑफिस को 3 पार्ट में बांटा गया है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, और तीसरा कौन सा होता है? ब्रांच ऑफिस। ध्यान में इसको रखिएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 11, फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति
निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आवेदन करेगा? जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, तो आप उसके लिए कहाँ पे आवेदन देंगे, किसके पास देंगे? पोस्ट मास्टर ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के पोस्ट मास्टर को। हेड ऑफ द पोस्टल सब डिवीज़न, पोस्टल सब डिवीज़न यानी होता है आपका एसडीआई कार्यालय। हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न यानी एचओ। हेड ऑफ एचओ में एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। हेड ऑफ द पोस्टल रीजन यानी पीएमजी को। तो इसमें आपको हमेशा डाक प्रभाग का प्रमुख मुखिया को आवेदन देना पड़ता है, यानी एसपी को आप आवेदन देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। गुजरात पोस्टल सर्कल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? गुजरात सभी लोग जानते हैं, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र का एक राज्य है। तो गुजरात का मुख्यालय कहाँ पे है? सूरत दिया है, बड़ौदा दिया है, गांधीनगर दिया है, अहमदाबाद दिया है। सूरत तो होता नहीं है, बड़ौदा में ही होता है। गांधीनगर इसकी राजधानी है, पर होता कहाँ पे इसका मुख्यालय है? बड़ौदा में। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, ये वडोदरा नहीं होता इसका। देखिए, जो गुजरात पोस्टल सर्कल का मुख्यालय है वो गांधीनगर इसकी राजधानी है, यहाँ पे नहीं होता है। आपका अहमदाबाद जो सिटी है वहाँ पे इसका हेड मुख्यालय, ये सीपीएमजी कार्यालय इसका बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। रोल नंबर प्रश्न क्रमांक 13, टर्म एनएसपी फर्स्ट और एनएसपी सेकंड, इसका संबंध किससे है? तो ये आपका आईटी मॉडर्नाइजेशन का क्वेश्चन है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, फिजिकल अपडेट, सैप अपडेट और एटीएम नकदी प्रबंधन, 4 चीज़ें दिया गया है। तो एनएसपी फर्स्ट और एनएसपी सेकंड हमेशा नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 14 को ड्रॉप कर दिया गया है, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ईएमबी चिप इज यूज्ड टू इन विच ऑफ टर्म आइटम्स, मतलब ईएमबी चिप कहाँ प्रयुक्त होती है, ये नहीं आए, ये ड्रॉप कर दिया गया था। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया गया है डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, डीपीएमएस जिसको बोलते हैं, इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डीपीएमएस का संबंध किससे है या किससे ये संबंधित है? तो कोर सिस्टम इंटीग्रेशन, डीपीएमएस आप देखे होंगे, सैप जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे डीपीएमएस दिखता है। ये कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से इसका संबंध होता है, सीएसआई से। ये सब चीज़ें इसमें के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सीएसआई। व्हाट सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। सीबीएस का संबंध किससे है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है वो हमेशा आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेशन में किया जाता है। इस खंड से ये जुड़ा हुआ है। सीएसआई अभी बताए हैं, इसका नहीं है, आरएच भी नहीं है, एमओएच भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड के तहत नई तकनीक के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रयोजन किया गया है? जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो चेंज मैनेजमेंट के द्वारा, ये पहला सेगमेंट है, इसके द्वारा किया गया था। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएम यानी चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक समय में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने अंतरराष्ट्रीय रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं? यह फॉरेन पोस्ट का है यानी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम सेकंड का है। तो एक समय में 10 रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब आता है आपका 19 नंबर में, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की कौन सी धारा
सीमा शुल्क विभाग को कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देती है। तो ये आपका धारा नंबर या सेक्शन नंबर 11 में है। ये बात को देख लिए कि जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे, हमारा क्लास को जब अटेंड करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। ये सब हम आपको बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विदेशी डाक में मुद्रित पत्र सेवाओं का समतुल्य इनलैंड पोस्ट किस सेवा के अंतर्गत आता है? किस या इनलैंड पोस्ट सेवा से है? देखिए, फॉरेन पोस्ट में जैसे प्रिंटेड पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटेड पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। जनरली इसको इनलैंड पोस्ट में किस नाम से जाना जाता है? तो फॉरेन पोस्ट में जिसको हम प्रिंटेड पोस्ट पेपर बोलते हैं, उसको इनलैंड पोस्ट में हम बुक पैकेट के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 21 नंबर में, विदेशों में संचार को संबोधित करने के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग देशों के किस समूह की अनुमति से होता है या किस समूह की अनुमति है? तो अंतर्देशीय पत्र कार्ड जो हमारे इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं, ILC जिसको बोलते हैं, ये 3 देश में अलाउ है। कहाँ कहाँ पे? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। कहाँ पे होता है? भूटान में, बांग्लादेश और नेपाल में। राइट आंसर हो जाएगा ए। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? मतलब कस्टम घोषणा पत्र का उपयोग किस में किया जाता है? POSB ऑपरेशन में, कि फिलैटली एक्टिविटीज़ में, कि PLIR PLI में, कि इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग में। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म एक होता है घोषणा पत्र, जैसे हम विदेश में डाक कुछ चीज़ हम भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेख बुकिंग में एक घोषणा पत्र होता है, उसको भरकर भेजना पड़ता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, एक एरोग्राम का वजन कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो एरोग्राम का वजन सब लोग जानते हैं कि 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर पे दिया गया है, आवक विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन किस कार्यालय में होता है? मतलब कोई विदेशी डाक जब हमारे भारत में आता है तो उसका सीमा शुल्क का मूल्यांकन किस कार्यालय में होता है? कस्टम हाउस ऑफिस में, कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, कि जनरल पोस्ट ऑफिस में, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में? ये तो होगा नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं। जनरल पोस्ट ऑफिस तो होता ही नहीं है। जो हमारा विदेशी डाकघर है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे इस सब की जांच आवक जांच में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 25, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं पर अधिभार एवं संयुक्त शुल्क तय करने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो जो हमारे इसके हिसाब से जो देश के समूह बनाए गए हैं वो 5 समूह बनाए गए हैं। उसमें कौन कौन से देश हैं सब आपको हम लिस्ट में दे दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इस तरह से कितने देश बनाए, कितने समूह बनाए गए हैं? 5। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 26 में, एक सेकंड, प्रश्न क्रमांक 25 को थोड़ा सा एक बार और देखिएगा। हाँ ठीक है, कितने हैं इसमें? 5 है, 4 नहीं है, वो 4 दूसरे का है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब प्रश्न क्रमांक 26 में देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक के लिए डाक के किस खंड या गतिविधि से संबंधित है? तो सब जानते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना ये आपका स्टैंपिंग के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री, प्रश्न क्रमांक 27, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत अधिकतम बीमा कवर कितने का होता है? तो 2 लाख का होता है। अभी वही चल रहा है, उसका प्रीमियम बढ़ गया है, बाकी ये 2 लाख का होता है। 12 से कितना हो गया है? 20 हो गया है। अब
प्रश्न क्रमांक 28 में आते हैं। किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। किस ग्राउंड से किया गया था उसको होमवर्क में कर लीजिएगा, डेट भी आप होमवर्क में देख लीजिएगा। बाकी 2018 में आईपीपीबी को प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। द एनुअल 29 में द एनुअल इंटरेस्ट रेट सुकन्या 29 में 2023-24 के लिए सुकन्या का इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। उस टाइम पे 8.2 था। अभी जो चल रहा है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि करंट का पूछेगा, पिछला नहीं पूछता। प्रश्न क्रमांक 30। किस वर्ष डाक विभाग ने सभी सीबीएस डाकघरों में जन सुरक्षा योजनाएं शुरू की थी? यानी जन सुरक्षा स्कीम को कब शुरू किया गया था? आप जानकारी के लिए देख लीजिए, ये 2015 में जन सुरक्षा स्कीम की शुरुआत की गई थी। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 31 पे। इसमें दिया गया है कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज जो होती है इज वन ऑफ द फीचर ऑफ विच सर्विसेज अफोर्ड बाय इंडिया पोस्ट। यानी वेयर हाउसिंग सर्विस इंडिया पोस्ट द्वारा दी जाने वाली किन सेवाओं की एक विशेषता है? किसमें वेयर हाउसिंग सर्विस दिया जाता है? स्पीड पोस्ट में दिया जाता है कि मीडिया पोस्ट में दिया जाता है कि लॉजिस्टिक पोस्ट में दिया जाता है कि डायरेक्ट पोस्ट में दिया जाता है? हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका रसद पोस्ट होता है या लॉजिस्टिक पोस्ट होता है, इसमें ही केवल वेयर हाउसिंग सर्विसेज आपको इंडिया पोस्ट द्वारा प्रदान की जाती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट कितना होता है? तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट 35 किलोग्राम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर प्रश्न क्रमांक 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन फिनेकल। फिनाकल में कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका सैप में ही हो गया। डीपीएमएस और डीपीएमएस और सैप दोनों एक हो गए। आईपीवीएस आपका चला जाता है पोस्टल बैक ऑफिस में, और एचएफ प्रिंट जो होता है ये फिनाकल से संबंधित इसका कमांड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए। ये आईटी आधुनिकीकरण के सब क्वेश्चन हैं जो अभी चल रहे हैं आईटी मॉडर्नाइजेशन के। पहले आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 था, अब आपका 2.0 भी आ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। 34 में दिया गया है इन रेफरेंसेस विद द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट टर्म एफएसआई। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के संबंध में एफएसआई शब्द किसको संदर्भित करता है? तो एफएसआई होता है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वो फुल फॉर्म पूछा है और कुछ नहीं। प्रश्न क्रमांक 35 में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट्स। तो आप सबको पता है कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में कितने सेगमेंट का इस्तेमाल किया गया था? तो 8, यानी 8 सेगमेंट आईटी 1.0 में इस्तेमाल किए गए थे। प्रश्न क्रमांक 36 इन टर्म टी कोड अल्फाबेट टी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। टी कोड का जो फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ट्रांजैक्शन कोड। तो जो टी होता है उसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन। यहां पे दिया गया है टेबल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 में ये सब आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का है प्रश्न। यहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं पीएएसए के लिए। ये केवल पीएएसए का सिलेबस है।
मैक बाइंडिंग इज commonly used with reference to which segment of IT modernization project? मैक बाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड के संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, तो जो आपका मैक बाइंडिंग होता है वो नेटवर्क इंटीग्रेटर, NI का मतलब होता है नेटवर्क इंटीग्रेटर, तो यहाँ पे मैक बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। CM आपका चेंज मैनेजमेंट हो गया, CSI होगा नहीं, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर हो गया। तो मैक बाइंडिंग का किससे संबंध है? नेटवर्क इंटीग्रेटर से, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका A। अब ये है आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1। विच डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिसेस इज हेडेड बाय विच अथॉरिटी? तो सॉर्टिंग मेल कार्यालयों का मेल विभाग किस प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सबका एक ही उसी नाम से ही चलता है, पार्सल का पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 39। फॉर विच पर्पस ऑफ ट्रायल नोट्स आर यूज्ड इन इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन? ये फॉरेन पोस्ट का क्वेश्चन है, मतलब कि POG गाइड पार्ट 2 का। अंतरराष्ट्रीय मेल ट्रांसमिशन में ट्रायल नोट्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका हमेशा जानते हैं क्या होता है। देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए। टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट, टू डिटरमाइन द मिनिमम पोस्टेज, टू फाइंड आउट दिस मैसेज मिसिंग आर्टिकल, टू कैलकुलेट द कस्टम चार्जेस। तो ट्रायल कार्ड आप भी पढ़े थे, ट्रायल नोट्स यहाँ पे है। तो सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने के लिए ट्रायल नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इनके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? A। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर भी फॉरेन पोस्ट से ही है। एशियाई प्रशांत डाक संघ एक प्रतिबंधित संघ का मुख्यालय किस शहर में है? यानी अप्पू, APPU, अप्पू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में है। कहाँ पे? बैंकॉक में। अब UPU का आप देख लीजिएगा, UPU का मुख्यालय कहाँ पे है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 41 पे। कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा या भाग नहीं है? किसका? सॉर्टिंग मेल ऑफिस का कौन सा हिस्सा या भाग नहीं है? तो मेल, छटाई, पंजीकरण, डाक टिकट संग्रह। जो फिलेटली होता है वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस से संबंधित नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा D। प्रश्न क्रमांक 42। मेल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल? धातु टोकन का उपयोग किस श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो जो धातु टोकन है वो RMS से संबंधित है, पहली बात तो है ना। ये आपका है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से। कहाँ से है? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, सिलेक्टेड RMS ऑफिशियल। अब आपका आता है 43 प्रश्न। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम जो भी आपका TDS की कटौती से किस SB आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया है? किस SB ऑर्डर? देखिए SB ऑर्डर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो SB ऑर्डर भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछते हैं। अब यहाँ पे आपका कौन सा पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन सर्विसेज सेविंग स्कीम्स जो है उसमें SB ऑर्डर में जो भी आपका क्लैरिफिकेशन होता है कटौती या गैर कटौती को, तो ये आपका किसमें था उस टाइम पे? 43/21 2021 का SB ऑर्डर है ना। तो ये आपका था SB ऑर्डर 37 नंबर पे था, 37/2021 यानी 37 नंबर पे था। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे PM केयर फॉर चिल्ड्रन, अगला भी देख लीजिए यहीं पे 44 नंबर पे। PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 जो लॉन्च किया गया था वो किस SB ऑर्डर में था? तो ये आपका था SB ऑर्डर 33 नंबर पे।
33/2021। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा सी। ये चेंज होते रहते हैं। अभी जब आप पेपर देंगे तो आपको करंट से मतलब है, उससे मतलब नहीं है। अब द मोमेंट ऑफ सब ऑफिस स्लिप इज फ्रॉम, एसओ का पर्ची का गतिशीलता क्या होता है? तो एसओ जो स्लिप होती है वो हमेशा क्या होता है कि ये हेड पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस के लिए भेजी जाती है। कहाँ से? हेड पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस के लिए भेजी जाती है। और सब पोस्ट ऑफिस से ब्रांच जो हेड पोस्ट ऑफिस के लिए भेजी जाती है सी नंबर पे, वो आपका हो जाएगा अकाउंट में, है ना। एसओ अकाउंट जो भेजेगा वो एसओ से एचओ के लिए भेजेगा, और एसओ स्लिप जो भेजेगा वो एसओ के लिए भेजेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 46 नंबर पे, विभागीय कर्मचारी के माध्यम से खाता कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के बीच खुली नकदी प्रेषण की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लूज कैश रेमिटेंस लिमिट कितना होता है अकाउंट ऑफिस से सबऑर्डिनेट ऑफिस के बीच में? तो ये आपको जानकारी के लिए बता दो कि 5 लाख रुपए होता है अकाउंट ऑफिस से कैश का जो रेमिटेंस आदान प्रदान होता है सब ऑफिस के बीच में, सबऑर्डिनेट ऑफिस के बीच में, तो वो 5 लाख का होता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधान डाकघर का भाग या हिस्सा नहीं है? मेल शाखा, मेल ब्रांच है, डिलीवरी ब्रांच भी है, सॉर्टिंग ब्रांच भी है, ऋण शाखा नहीं है। इसमें कोई ऐसा ऋण का अलग से ब्रांच नहीं बनाया गया है। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 48, ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम आरपीएलआई के तहत कितने प्रकार की बीमा योजनाएं पेश की गई है? ये सब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का है। तो 6 प्रकार की बीमा योजना आरपीएलआई में भी होती है और पीएलआई में भी, दोनों में ही कितने प्रकार का बीमा होता है? 6 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 49 भी है स्टैम्प से। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट पीडीए का न्यूनतम कितनी राशि से खोला जा सकता है? तो ये आपको बता दे 200 रुपए से खोला जा सकता है। और एक और अकाउंट आपका खुलता है जिसको हम स्पर्श बोलते हैं, स्कॉलरशिप वाला, वो आपका 300 रुपए से खुलता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 50 नंबर पे, ग्रामीण डाक जीवन बीमा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आरपीएलआई 1995 में शुरुआत की गई थी। इसका डेट आपको होमवर्क में दे रहे हैं, और एक चीज और दे रहे हैं कि पीएलआई की शुरुआत कब किया गया था, उसका डेट के सहित में आप देखिएगा। 2 चीज हम आपको होमवर्क में दे दिए। अब यहां से आपका जनरल नॉलेज के प्रश्न चालू होते हैं। 10 प्रश्न जीके के भी थे, उसको भी देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 51, कड़ी मेहनत करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित से किससे जुड़ी हुई है? तो ये आपका नैतिकता से प्रश्न है, 1-2 वहां से भी पूछे जाते हैं। तो कार्य के प्रति जो नैतिकता होता है वो कड़ी मेहनत और ये सब, इन सबसे क्या होता है? संबंध है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको एक विशेष जानकारी के लिए बता दें कि जीके में एक प्रश्न आपका नैतिकता से पूछता है, 1 या 2 प्रश्न। एक प्रश्न आपका आपके स्टेट के जीके से जरूर पूछेगा, एक प्रश्न आपका मैप से जरूर पूछता है। तो ये चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सबको पता है। एमपी का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 और लास्ट में 30, यानी 3,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अब आ गया आपका मधुबनी। मधुबनी शैली निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है भैया? बिहार वाले तो बता ही दो यार। तो ये मधुबनी जो है वो भारतीय चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडियन पेंटिंग से। प्रश्न क्रमांक 54, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्यों से संबंधित है? भारतीय राज्य से, किस स्टेट से?
तो कथकली अगर यहाँ पे होता तो कथकली संबंधित होता है केरल से, कथक संबंधित होता है उत्तर प्रदेश से। इसका राइट यहाँ पे कथक पूछा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आ जाइए भैया आगे, प्रश्न क्रमांक 55 नंबर पे। भूदान आंदोलन से संबंधित था, निम्नलिखित कौन सा भूदान आंदोलन से संबंधित है? कौन थे भैया भूदान आंदोलन से? विनोबा भावे का संबंध किससे था? भूदान आंदोलन से। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब प्रश्न क्रमांक 56। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। तो अब आ जाइए दोस्तों, नगर निगम किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57। तो ये ग्रामीण क्षेत्र निकाय से संबंधित, स्थानीय निकाय से नहीं होता, पहाड़ी क्षेत्र से भी नहीं होता, जनजातीय क्षेत्र से भी नहीं होता, हाँ शहरी क्षेत्र स्थानीय निकाय से इसका संबंध होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो जब ये पेपर था तो वर्तमान राज्यपाल अभी वही ही हैं। तो वर्तमान राज्यपाल आपके थे, कौन थे? देख लीजिए पहले किसका था। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल उस टाइम पे कौन थे? देखिए जो गंगू भाई सी पटेल जी थे, वो ये पेपर देखिए 2023 का है ना। तो चेंज भी होते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि जब पेपर दें आप तो यही रहे, मगर उस टाइम पे श्री गंगू भाई सी पटेल जी थे। 59 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो नदियों के बारे में भी पूछता है। रावी नदी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है। नर्मदा, ताप्ती, कावेरी ये आपकी कहाँ होती हैं? इनका निर्गम देख लीजिएगा। बाकी ये रावी नदी केवल ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है। ये आपका पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र से कुछ संबंधित है। बाकी नर्मदा, ताप्ती तो जानते ही हैं, है ना। कावेरी नदी आपका दक्षिण साइड से निकलती है और ये नर्मदा, ताप्ती आपका पश्चिम साइड से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लास्ट में आपका है प्रश्न क्रमांक 60 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ अपनी सीमा साथ, देखिए बताया था ना एक मैप जरूर पूछता है, असम के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो जो आपका सिक्किम है, मैप में जब देखेंगे तो सिक्किम राज्य क्या है, वो असम के साथ सीमा नहीं बनाता। बाकी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये सब क्या होते हैं, असम से जुड़े हुए। तो आपको मैप भी, इंडियन पॉलिटिकल मैप भी याद करना पड़ेगा और उसको बार बार जब ये प्रश्न देखेंगे ना, इसको अच्छा मैप में आप देखिएगा तो वैसे समझ में आ जाएगा। तो सिक्किम के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बाकी अच्छे से प्रश्न को करिएगा, PYQ करिए, अच्छे से करिए, यहीं से प्रश्न रिवाइज होते हैं। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।